वेलकम टू आरपी एक्सप्लेन। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स एक माइन में काम कर रहे होते हैं। उन पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहां पर होता है, जिसे एक आदमी बताता है कि काम के दौरान वर्कर्स को यहाँ पर कुछ रेडिएशन यानी तरंगे महसूस हुई और उन्हें लगा कि यहाँ पर यूरेनियम है, तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनरीज यहाँ पर मंगवाई और काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते काम के दौरान वो जमीन अंदर धंसने लगी, यानी आकार में जाने लगती है। तो डॉक्टर अपनी टीम को लेकर उस केव में जाते हैं, यानी जमीन के नीचे। तो उन्हें वहां पर एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन यानी ढांचा मिलता है। डॉक्टर उसे ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं है, बल्कि वाकई में कोई बहुत बड़ा जानवर है जो यहाँ पर सो रहा था और लाइट्स पड़ने से जिंदा हो गया। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो जानवर केव से निकल के समुद्र की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ जापान में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था कि जिस जगह से वो जानवर निकला था वहाँ से अर्थक्वेक होते हुए यहाँ तक आ रहा है। उसका इस जगह पर एक प्लांट होता है और वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो अपना प्लांट खत्म करना पड़ेगा। तभी उसकी वाइफ आती है और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे फोर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो अर्थक्वेक पे झटके आ रहे हैं, ये मुझे कोई अच्छी बात नहीं लग रही, तो तब तक तुम मेरे प्लांट के पास मेरी कुछ टीम के साथ रहोगी। वही साइंटिस्ट क्लैब में दिखाया जाता है, जो कि पता लगा रहा था कि ये अर्थक्वेक के झटके आखिर आ कहां से रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को कुछ भी पता चल नहीं पा रहा था। तो वो कहता है कि सभी मशीनरीज ऑफ कर दी जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज के हैं और कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। इसी के साथ वहाँ पर फिर से अर्थक्वेक आने लगता है और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन चैम्बर में ब्लास्ट होने की वजह से एक पॉइजनिस्ट गैस यानी जहरीली गैस उसकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरी गैस पूरे कैबिन में फैलने लगी थी। तो उसकी वाइफ कहती है कि दरवाजा बंद कर दो उससे पहले कि ये गैस वहां तक पहुंच जाए, और ना चाहते हुए भी साइंटिस्ट को उस दरवाजे को बंद करना पड़ता है। और इसके बाद वो काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ अंदर ही रह गई थी। वो उससे कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ध्यान रखना, और इसी के साथ वो रेडिएशन की वजह से पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड भी ये सब कुछ अपनी स्कूल से देख रहा था। अब हमें 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। फोर्ड अब एक फौजी बन चुका है और 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद अपने घर वापस आया है। वो अब मैरिड था। तभी उसकी वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अब से अपने डैड से नफरत करता था, क्योंकि वो सोचता था कि उसकी मदर की डेथ उनकी वजह से हुई, लेकिन अपने वाइफ के कहने पर वो उन्हें मिलने चला जाता है और जाकर अपने फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है। फिर वो दोनों घर आते हैं। तभी उसका फादर उसे कहता है कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ रेडिएशन थी, और सेम चीज हम अभी भी फील कर रहे हैं फिर से। और वो अभी भी इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उस जगह पर गया था जहाँ पर पुलिस ने जाने से मना किया था। वो बताता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट की है, यानी वहाँ पर से अजीबोगरीब आवाजें आती है। तो मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा और साबित करना होगा कि उस रोज जो प्लांट पर ब्लास्ट हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। फिर फोर्ड भी अपने फादर के साथ वहां पर जाता है। अब वो लोग नोट करते हैं कि वहां पर कोई भी जहरीली गैस या फिर रेडिएशन नहीं थी। वहां पर पुलिस फिर से आ जाती है और उन दोनों को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। और वहां पर वही डॉक्टर जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाए गए वो भी होते हैं। वो साइंटिस्ट से पूछते हैं कि बार बार तुम उस जगह पर क्यों जाते हो। तो वो सब कुछ बताने लगता है जो वो करना चाहता था। डॉक्टर ये सुनकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसे भी नहीं पता थी। वो वहाँ पर बहुत बड़ी पत्थर जैसी चीज पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अचानक वो पत्थर हिलने लगता है, तो वो उस पर बिजली फेंकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है। वो बहुत ज्यादा ही बड़ा था और लोगों पर बिजली जैसी कोई चीज फेंक रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर खुद को कैद से आजाद करवाकर बाहर आ जाता है और वहां से उड़ जाता है। अगले दिन कैप्टन आते हैं और अपने साथ डॉक्टर को ले जाने का कहते हैं। डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले लेता है, लेकिन
इस हादसे में साइंटिस्ट काफी जख्मी हो चुका था। वहाँ पर जाकर उनका हेड उसे बताता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है। जब जमीन की रेडिएशन कम होती गई तो ये समुद्र की गहराइयों में चला गया ताकि ये वहाँ से अपनी एनर्जी ले सके। वो बताते हैं कि हमारी कंपनी को भी उसे ढूंढने के लिए बनाया गया था। वो आज तक नहीं मिला। उसका नाम गॉडजिला था और ये वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। और वो चलता चलता यहाँ पर जापान में एक प्लांट में आ गया था क्योंकि उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से वो एक साथ बहुत सारी एनर्जी ले पाता। इसी के साथ हमें दिखाते हैं कि साइंटिस्ट की वहाँ पर डेथ हो जाती है और वो सब लोग काफी परेशान हो जाता है कि आज तो ये मरे हैं, कल कोई और भी मर सकता है। अचानक वहाँ पर हेड को कॉल आती है कि एक समंदर से अजीबोगरीब रेडिएशंस आ रही है और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर वहीं पर मौजूद है और वो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वहाँ पर किसी और चीज के भी सिग्नल्स मिल रहे थे। वहाँ पर कुछ लोग भेजे गए थे जो देखते हैं कि समंदर से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा है। वो दरअसल वही खतरनाक क्रिएचर था जो कि शहर में आ चुका है और सब लोग उससे बहुत ज्यादा डर रहे हैं। और इसी के साथ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि गुस्से से चिल्ला रहा था। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बच के भाग गया। अब वो खतरनाक क्रिएचर समंदर में जाकर और भी जानवरों को अपने साथ मिला रहा था। डॉक्टर की टीम मेंबर कहती है कि बहुत टाइम पहले हमें 2 अंडे मिले थे। एक अंडे में से एक जानवर निकलकर जापान के उसी प्लांट की तरफ चला गया था और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। उसे एक जगह पर सेफली रखवा दिया गया था। जब कुछ लोगों को वहाँ पर देखने के लिए भेजा जाता है तो वो लोग देखते हैं कि अंडे में से वो जानवर निकलकर कहीं जा चुका है। पता चलता है कि ये दूसरा अंडा भी उसी खतरनाक क्रिएचर का था और वो उसमें से निकलकर किसी और शहर में जाकर तबाही मचा रहा था। इन दोनों को पुलिस ढूंढने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर दूसरे क्रिएचर की फुटेज देख रहे हैं। वहाँ पर वो नोट करते हैं कि इस जानवर के तो पर ही नहीं है जैसे पहले क्रिएचर के थे। रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर फीमेल है और पहले वाला मेल था। अब क्योंकि फोर्ट भी एक फौजी था तो उसे आर्मी के साथ हर जगह भेज दिया जाता है कि वो उन क्रिएचर्स को रोक सके। दूसरी तरफ हमें कैप्टन बताता है कि वो क्रिएचर्स बहुत तबाही कर रहे हैं। तो हेड उनसे कहता है कि हमें इन्हें बहुत बड़े बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। तो कैप्टन कहता है कि इससे तो उन्हें ही फायदा होगा क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए और इससे तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हेड कहता है कि हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, रिस्क तो लेना ही होगा। वो दोनों क्रिएचर्स अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए यानी रेडिएशंस को खुद में फिल करने के लिए एक समंदर में जा रहे थे क्योंकि समंदर की गहराई से उन्हें बहुत सारी रेडिएशन मिल रही थी और दूसरी तरफ गॉडजिला उन्हें मारने के लिए आ रहा था। तो ये सब लोग उसी समंदर की तरफ बढ़ते हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने साथ रख लेते हैं। फोर्ट भी इन पर नजर रखे हुए था। वो बॉम्ब उन्होंने एक बोट पर रखा हुआ था। तभी मेल क्रिएचर आकर उस बोट पर अटैक कर देता है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब उठाकर वहां से चला जाता है। अब वो दोनों क्रिएचर्स उस बॉम्ब को लेकर वहां से दूर चले गए थे क्योंकि उन्हें वो चीज मिल गई थी जिससे उन्हें बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली थी। आर्मी का और हेड का अब ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो चुका था। वो लोग सोचते कि हमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा तो शायद गॉडजिला हम सबकी जान बचा ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे थे लेकिन लकीली गॉडजिला भी वहाँ पर आ जाता है और आर्मी भी वहीं पर थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला इन क्रिएचर्स के सामने आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। ये बहुत ही बड़े थे और ये लड़ते लड़ते बहुत सी चीजें को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ मेल क्रिएचर ही मौजूद था तो गॉडजिला उससे आसानी से लड़ पा रहा था और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से फीमेल क्रिएचर आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। और अब गॉडजिला इन दोनों से अकेले लड़ रहा था। यहाँ पर गॉडजिला के लिए इन दोनों को मारना काफी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे एक घोंसले में बहुत सारे अंडे मिलते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिए थे और गॉडजिला के लिए उनको हराना काफी मुश्किल हो जाता है। आर्मी वहाँ पर एक बॉम्ब पर टाइमर लगाकर बाहर आ जाती है और जल्द ही वो बॉम्ब फट जाता है और सारे के सारे अंडे खराब हो जाते हैं। जब मेल और फीमेल क्रिएचर ये देखते हैं तो उन्हें अपने अंडों की फिक्र होने लगती है और वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर
उस तरफ भागते हैं। अब उस धमाके से गॉडजिला को ये फायदा हुआ कि उस धमाके की रेडिएशंस गॉडजिला में एनर्जी की तरह जाने लगी और उसने वही एनर्जी यूज करके अपने मुंह से उन दोनों क्रिएचर्स पर फेंकी और अब गॉडजिला काफी स्ट्रांग हो चुका था और वो उन दोनों क्रिएचर से काफी ताकत से लड़ रहा था और यहाँ गॉडजिला मेल क्रिएचर को मार देता है। तो ये देखते हुए फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है और उसे इस बात का भी गुस्सा था कि आर्मी ने उसके अंडों को मार दिया। तो वो फोर्ट की तरफ बढ़ती है, लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से आकर पकड़ता है और उसका मुंह खोलकर अपने मुंह से सारी की सारी रेडिएशंस उसमें डाल देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन होने लगता है और वो मर जाती है। फोर्ट भी यहाँ पर काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन आर्मी उसे ठीक करने के लिए वहाँ से ले जाती है। अगले दिन हमें गॉडजिला दिखाया जाता है। लोग समझ रहे थे कि वो मर चुका है, लेकिन वो थक चुका था और अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि अचानक वो उठता है और वापस समुंदर में जाने के लिए चलने लगता है। वो यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, उसकी दुश्मनी तो सिर्फ उन खतरनाक क्रिएचर्स से थी और अब जैसा कि उसने उनको मार दिया तो वो वापस समंदर में चला जाता है। और अब दिखाया जाता है कि फोर्ट भी अपनी बीवी और बेटे के पास चला गया था और सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।